इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंगुलर प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप किया जाता है। एंगुलर प्रोजेक्ट पे काम करने का दो तरीका होता है। या तो आप इसको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करो या फिर आप ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड सैंडबॉक्स, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसका यूज़ आप तभी करें जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक दो कंपोनेंट बनाने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह में इसी तरीके का जो ऑनलाइन टूल्स होता है उसका यूज़ किया जाता है। बट इस पे प्रॉब्लम ये है कि ये आपको क्रेडिट्स माँगता है और एक टाइम के बाद ये आपके क्रेडिट्स ख़त्म हो जाएँगे, तो आपको परचेज़ करना होगा। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ठीक है। बट अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हैं, आपने कभी काम नहीं किया या फिर कंप्लीट एंगुलर सीखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहिए। सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये नोड.जेएस की वेबसाइट है। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, इस बटन पे क्लिक करना है या फिर यहाँ भी डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करना है। एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, उस पे राइट क्लिक करके जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं आपको इंस्टॉल कर लेना है। दूसरी इसको इंस्टॉल करने के बाद जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगा वो होगा एंगुलर CLI। CLI का काम क्या है हमारा कि वो हमें हेल्प करेगा कि एंगुलर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में, एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन करने में, एंगुलर के प्रोजेक्ट को जैसे कंपोनेंट क्रिएट करना है, आपको सर्विसेज क्रिएट करना है या प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है या कंपाइल करना है, ये सारी चीज़ों में जो है वो एंगुलर जो हमारा CLI है वो हमारे लिए हेल्प करता है। हमें वो सारी चीज़ें मैनुअल करनी नहीं होती हैं। उसके लिए आपको ये 2 चीज़ें करनी होगी। तीसरी चीज़ जो है वो आपको VS कोड या कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशन का कोड लिख सकें, और एक ब्राउज़र चाहिए होगा जिसके ऊपर आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करके देख सकें। तो नोड.जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे पास, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। एंगुलर CLI भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये भी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। बाकी आपको इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड है सिंपल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इन केस आपको अगर प्रॉब्लम होता है ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करने में, तो यूट्यूब पे जाएँ। यूट्यूब पे लाखों के तादाद में आपको ट्यूटोरियल मिल जाएँगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इज़िली वहाँ से देख पाएँगे। तो इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली हम लोग एंगुलर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। और ये एंगुलर की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। कोई भी चीज़ आपको डाउट हो या कुछ भी देखना हो तो आप यहाँ पे इस साइट को ओपन कर सकते हैं। ये URL है, इस URL को आपको ओपन करना है और फिर यहाँ से जो भी चीज़ें आपको देखनी है एंगुलर से रिलेटेड आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस फ़ोल्डर के अंदर में CMD मैं टाइप करता हूँ। ये क्या करेगा कि एक विंडो के अंदर ऑप्शन होता है कि अगर डायरेक्टली आप CMD टाइप करोगे फ़ोल्डर के अंदर सर्च बार में इस तरीके से, तो ये CLI उस फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्टली ओपन करके आपको दे देगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नोड लिखना है -V लिख करके एंटर करना है। अगर आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल है तो ये आपको उसका वर्ज़न जो है ये बता देगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये फिर इसको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन-सा कमांड है। उसी तरीके से जो CLI है वो इंस्टॉल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि CLI भी हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ng वर्ज़न, इस कमांड का अगर आप यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपका जो एंगुलर CLI का जो वर्ज़न है ये आपका बताएगा कि ये इसमें इंस्टॉल है या नहीं है। अगर ये होगा इंस्टॉल तो ये भी आपको जैसे नोड का वर्ज़न इसने बताया है उसी तरीके से ये वर्ज़न बता देगा, और अगर नहीं होगा तो ये वर्ज़न आपको नहीं बताएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगुलर CLI लिख करके आ रहा है और प्लस एंगुलर CLI के साथ में नोड.जेएस, पैकेज मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। यानी कि एंगुलर CLI भी इंस्टॉल है, नोड.जेएस भी इंस्टॉल है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि CLI की क्या ज़रूरत है और नोड.जेएस का क्या ज़रूरत है। तो जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होते हैं या एप्लीकेशन बनते हैं, उन सब में क्या होता है कि मल्टीपल पैकेजेस यूज़ होते हैं।
और वो सारे पैकेज जो हैं या फिर लाइब्रेरी जो हैं, वो सब नोड.जेएस के साइट पे इंस्टॉल होता है, जिसे हम क्या करते हैं कि इंस्टॉल करने के लिए नोड.जेएस का यूज़ करते हैं। अगर नोड.जेएस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, तो उन पैकेजेस को हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। नोड.जेएस जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो नोड.जेएस क्या करता है कि हमें हेल्प करता है उन पैकेजेस को डाउनलोड करने में, अपडेट करने में, एडिट करने में, डाउनलोड करने में और अपडेट करने में। और CLI जो है, CLI क्या है कि CLI को एंगुलर ने बनाया, क्योंकि ये एंगुलर CLI। इसका काम ये है कि एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जितने भी पैकेजेस हैं, इसको हम मैनुअली एक-एक करके ना डाउनलोड करें। ये CLI क्या करता है कि जैसे ही हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी पैकेजेस होते हैं, उन सबको ये क्या करता है कि नोड मॉड्यूल के साइट पे जा करके वहाँ से ये अपने आप उन सबको एक साथ डाउनलोड करके देता है। इससे क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता कि कौन-सा वर्ज़न यूज़ करना है या कौन-सा पैकेज यूज़ करना है, ये हमारे लिए सारा काम खुद ही करता है। और एंगुलर CLI का सिर्फ इतना काम नहीं है कि ये पैकेज को डाउनलोड करना या प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। ये हमें एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। जैसे इसका इस्तेमाल करके आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, सर्विसेज़ क्रिएट कर सकते हो, पाइप्स क्रिएट कर सकते हो और भी बहुत सारे जो एंगुलर के फीचर हैं, वो सब क्रिएट कर सकते हो। प्लस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हो, प्रोजेक्ट को सर्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है CLI प्रोवाइड कराता है और इसलिए जो नोड.जेएस है वो यूज़ करता है। अब आप सोच रहे हैं कि नोड.जेएस के साइट पे ही क्यों रहता है ये सारी चीज़ें? तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कोई ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे, तो आप क्या करोगे? आप उसके लिए ऐप स्टोर पे जाते हो और वहाँ से उस सॉफ्टवेयर को यानी कि उस ऐप को इंस्टॉल करते हो। बट आप कहीं और से भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट क्या है वहाँ पे सेफ्टी का इश्यू होता है। श्योर नहीं होता बंदा कि ये सेफ़ है या नहीं है, हो सकता है मोबाइल हमारा हैक हो जाए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऐप स्टोर है, इसका काम ये है कि सारे पैकेज यानी कि एप्लीकेशन को चेक करना कि किसी में कुछ किसी तरीके का प्रॉब्लम है या नहीं, सारा एप्लीकेशन सेफ़ है या नहीं है। उसी तरीके से नोड.जेएस का जो पैकेज मैनेजर है, इसका काम ये है कि जितने भी पैकेज बनते हैं, वो सब वहाँ पे अपलोड होते हैं और इसका काम ये है कि चेक करना कि कोई पैकेज जो है वो करप्ट तो नहीं है या कोई पैकेज ऐसा तो कोड उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है कि अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो तो वहाँ पे उसका सिस्टम हैक हो जाए या सिस्टम क्रैश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये वहाँ पे इंस्टॉल होता है और वहाँ से ही हम इसको यूज़ करते हैं। प्लस नोड.जेएस जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जैसे कि PHP और पाइथन वगैरह होता है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को जब हम सर्वर पे यूज़ करते हैं, यानी कि एज़ ए सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो नोड.जेएस जो है वहाँ पे हेल्प करता है, यानी कि नोड.जेएस से ही हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सर्वर साइड लैंग्वेज ही है हमारा, उसको नोड.जेएस बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपल सा कमांड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ng न्यू, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो हमें क्या करना है ng स्पेस न्यू और प्रोजेक्ट का नाम। तो हमारा जो CLI है, इसके अंदर हम जाएँगे और फ़ोल्डर हमारा कौन-सा है, यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब नाम का डॉक्यूमेंट के अंदर में यूट्यूब नाम का फ़ोल्डर है, जिसके अंदर हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ng स्पेस न्यू स्पेस जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है। प्रोजेक्ट का नेम क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट का जो नेम है हमारा, वो है ऑटो पार्ट्स वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑटो के साथ में हमें डैश लगाना है और पार्ट्स के बाद फिर डैश लगाना है और वाला लिखना है, यानी कि इस तरीके से ऑटो पार्ट्स वाला, इस तरीके से हमें लिखना है। बीच में स्पेस नहीं देना है और वर्ड जो है वो सारे के सारे स्मॉल में रखने हैं हमें, ठीक है। जब इस तरीके से आप लिख दें, स्पेलिंग चेक कर लें सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही लगता है तो आपको सिंपल क्या करना है कि एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि नोड के साइट पे जाएगा और वहाँ पे प्रोजेक्ट
के जो मॉड्यूल्स हैं वो उनको क्रिएट करेगा। उससे पहले ये हमसे पूछेगा कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सीएसएस के लिए पूछ रहा है कि कौन सा सीएसएस आपको यूज़ करना है, टेलविंड यूज़ करना है या नॉर्मल सीएसएस यूज़ करना है या सैस यूज़ करना है या लेस यूज़ करना है। तो मैं फ़िलहाल नॉर्मल जो प्लेन सीएसएस होता है, वनीला सीएसएस, वो यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सीएसएस पे एंटर कर देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि ये आपको क्या रखना है, एसएसआर रखना है या एसएसजी रखना है, यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग रखना है या स्टैटिक साइट जनरेशन आपका जो एप्लीकेशन ये है। तो बेसिकली जो एंगुलर के जो प्रोजेक्ट बनते हैं ये इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं। इसका ब्राउज़र से कोई यानी कि गूगल से कोई लेना देना नहीं होता है। गूगल पे हम सर्च इंजन में जो है इसको हम सर्च नहीं कराते हैं। ज़्यादातर जो है ये हमारा इंटरनली ही यूज़ होता है। तो अगर आपको गूगल पे इसको लिस्ट कराना है, यानी कि सर्च कराना है या सर्च इंजन से रिलेटेड ये करना है आपको, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो सर्वर साइड रेंडरिंग है ये आपको ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे इंटरनल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए एसएसजी, तो मोस्टली जो है वो एसएसजी ही यूज़ होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको नो लिखना है, आई मीन डायरेक्ट एन अगर लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा और एंटर कर देना है। यानी कि इस सर्वर साइड एसएसआर हमें यूज़ नहीं करना, यानी कि स्टैटिक साइट जनरेशन ही रखना है। ओके, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कोई अगर एआई अगर आपको यूज़ करना है इसके अंदर में एआई टूल्स वगैरह, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कोई एआई टूल्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे नन सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद में ये क्या करेगा कि जितने भी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स और फोल्डर होते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर में, उन सबको ये जनरेट करेगा और उसके बाद में जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट इन द सेंस कि क्रिएट हो जाएगा। तो जब तक ये प्रोसेस चलता है तब तक के लिए मैं पॉज़ कर देता हूँ वीडियो को, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं यहाँ से वीडियो को रिज्यूम करूँगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेस मैसेज आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोजेक्ट के अंदर में जा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, CD लिखना है और जो जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस फोल्डर का नाम, यानी कि ऑटो डैश पार्ट्स डैश वाला लिखना है और एंटर करना है। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में आ गए। अब इसको क्या करता हूँ मैं VS कोड के अंदर में ओपन कर लेता हूँ, ताकि वहाँ पे हम लोग एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे और इसके अंदर क्या क्या फाइल्स है वो सारी चीज़ें भी एक बार हम समझ लेंगे। तो VS कोड में ओपन करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, कोड लिखना है और कोड के बाद में इस तरीके से डॉट लिखना है, स्पेस दे करके कोड स्पेस डॉट, और एंटर करेंगे। या फिर डायरेक्टली अगर आपको इस तरीके से ओपन नहीं करना है तो जहाँ पर भी आपने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया, यानी कि जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस फ़ोल्डर के अंदर जाना है और डायरेक्टली आप उसको ड्रैग करके VS कोड के अंदर में ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर रहा हूँ, कोड स्पेस डॉट और उसके बाद एंटर करना है। ये क्या करेगा कि VS कोड में जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये VS कोड के अंदर में ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी फाइल्स हैं इस प्रोजेक्ट के ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसमें जितने भी फाइल्स हैं इसको पहले एक एक करके हम समझ लेते हैं और फोल्डर को भी समझ लेते हैं। पहले जो मेन फाइल है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन सा इसमें यूज़फुल है जो हमारे काम का है, कौन सा सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि हमें कुछ करना नहीं है। तो बेसिकली जो मेन काम होता है हमारा वो ये SRC फ़ोल्डर है, इसके अंदर ही हमारा काम है। बाकी के जितने भी फ़ोल्डर हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, इन सब का हमें कोई काम नहीं है। अगर यूज़ होगा तो वन टाइम यूज़ करना होगा, एक टाइम के बाद जो है यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है और ये ऐप की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, और उसी तरीके से ये टेस्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, ये रीडमी फ़ाइल है, ये पैकेज डॉट जेसन है। पैकेज डॉट जेसन जो होता है इसके अंदर में जितने भी पैकेजेस होते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में यूज़ हो रहे हैं उन सब का यहाँ पे नाम लिखा होता है और प्लस वर्जन लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पैकेजेस हैं, यानी कि
अब इस पैकेज के अंदर दो तरह के पैकेज होते हैं, एक होता है डिपेंडेंसी और एक होता है डेव डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि जो लोकल पे इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो पैकेजेस चाहिए सिर्फ उसका काम लोकल तक ही है, तो उसको डेव डिपेंडेंसी कहते हैं। और जो डिपेंडेंसी है ये क्या है, इसका काम है हमारा ये सर्वर पे भी काम होगा, सर्वर इन द सेंस कि यानी कि डेवलपमेंट के बाद भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए भी इसका यूज़ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंगुलर से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं या फिर RxJS वगैरह है, तो ये सब डिपेंडेंसी के अंदर है, क्योंकि ये चाहिए इसको चलने के लिए, और ये अगर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट को। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं जो कि हेल्प होगा हमारा प्रोजेक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप करूँगा ng स्टार्ट या फिर ng सर्व, तो अगर ng सर्व लिखूँगा मैं तो या ng स्टार्ट लिखूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ng बिल्ड लिखूँगा या बिल्ड लिखूँगा तो ये बिल्ड कर देगा किसको, प्रोजेक्ट को। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं जो हेल्प करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेम है और वर्जन लिखा हुआ है, तो इसको क्लोज करते हैं। दूसरा है पैकेज लॉक, यानी कि जो पैकेज आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उस पैकेज का ये प्रोजेक्ट जब डेवलप हो जाएगा तो वर्जन को ये लॉक कर देता है कि क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये पैकेजेस हो सकते हैं कि अपडेट हो जाए, बट आपके एप्लीकेशन में जो वर्जन यूज़ हो रहा है वो वही का वही यूज़ होगा, तो इसलिए ये लॉक के अंदर में ऐड होता है। उसके अलावा एंगुलर का जेसन फाइल है, इसके अंदर एंगुलर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है जिससे कि हमारे एप्लीकेशन को समझ में आता है कि कहाँ पे कौन सी फाइल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ts फाइल को कैसे यूज़ कर रहा है, ये src फोल्डर के अंदर से एक मेन डॉट ts फाइल को कॉल कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ये कॉन्फ़िग फाइल को कॉल कर रहा है। ये एसेट की जो लाइब्रेरी है पब्लिक, इसको यूज़ कर रहा है। स्टाइल शीट के लिए ये src फोल्डर के अंदर जो स्टाइल्स है उसको यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड ऐड किया हुआ है, तो ये सब यहाँ पे डला हुआ है। ये जो मेन फाइल है ये दोनों, ये अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये कहाँ पे है और क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने बताया हुआ कि src फोल्डर जो है ये रूट फोल्डर है। उस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है जिससे कि एंगुलर को पता चले कि हमें क्या करना है और कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्रीटियर है, ये VS कोड का एक्सटेंशन है जो कि जब हम एंगुलर का कोड लिखते हैं तो उसको मल्टी कलर में दिखाता है और खूबसूरत बना करके दिखाता है, और अगर कहीं पे कुछ छूट जाता है तो उसको ये अपने आप अपनी तरफ से ऐड कर देता है कि ताकि एरर ना आए। उसके बाद में यहाँ पे गिट इग्नोर फाइल है। अगर जब इस फाइल को अगर जब आप अपलोड करोगे गिटहब पे तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर में मेंशन किए हुए हैं कि कौन सी फाइल आपको गिटहब पे अपलोड करनी है, कौन सी फाइल आपको गिटहब पे अपलोड नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप नोड मॉड्यूल कभी भी अपलोड नहीं होता, क्योंकि अगर इसको अपलोड करोगे तो बहुत हेवी हो जाएगा। ये क्या होता है कि नोड मॉड्यूल अपने आप ही जनरेट होता है। जब भी प्रोजेक्ट आपका कहीं और आप इसको यूज़ करोगे तो नोड मॉड्यूल को आपको यूज़ नहीं करना, नोड मॉड्यूल को यहाँ से हटा देना, यानी कि नोड मॉड्यूल को छोड़ करके बाकी की फाइलें आपको कॉपी करनी है। और जैसे ही एंगुलर कमांड चलाओगे तो एंगुलर क्या करेगा कि अपने आप ही जितने भी पैकेजेस होंगे उसके बेस पे ये नोड मॉड्यूल क्रिएट कर देगा। नोड मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है कि जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे पैकेज इसके अंदर में आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड हैं, वो टाइप स्क्रिप्ट के हो या एंगुलर के हो या फिर जो भी मतलब इसके सपोर्टिंग मॉड्यूल हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट का पाथ दिया हुआ है कि ये इस तरीके से डिस्क है, टैम्प है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जैसे कि VS कोड का ये सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये सब आपको यहाँ से अपलोड मतलब सर्वर पे नहीं ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी अगर आप कोई प्राइवेट की वगैरह .env फाइल के अंदर डाल रहे हो तो उसको भी आपको गिट इग्नोर फाइल के अंदर में ऐड करना होता है, ताकि जब सर्वर पे हम अपलोड करें तो वो फाइल हमारी सर्वर पे अपलोड ना हो। तो उस तरीके से जो चीज़ें हमें अपलोड करनी है या जो चीज़ें हमें अपलोड नहीं करनी है उन सबको हम गिट इग्नोर के अंदर में मेंशन कर देते हैं। उसी तरीके से ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो ये सारी चीज़ें, ये VS कोड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। उसके अलावा ये पब्लिक फ़ोल्डर है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल एक फेव आइकन पड़ा हुआ है जो कि
जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखेंगे कि ये आइकन जो है वो यूज़ हो रहा होगा। उसके अलावा जो मेन हमारा काम होता है वो एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर में होता है और आपको जो भी काम करना है वो सब एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर ही करना है। एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर में आपको कुछ फाइल्स दिखेंगी और कुछ फ़ोल्डर्स दिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ़ोल्डर दिखेगा जो कि ऐप नाम का है और एक index.html नाम की एक फ़ाइल है, एक main.ts नाम का फ़ाइल है, एक style.css नाम का फ़ाइल है। यानी कि बेसिकली ये 3 ही फाइल है जो फर्स्ट टाइम पे जैसे ही एप्लीकेशन रन होता है तो ये 3 फाइल को कॉल करता है, जिसमें हमारा main.ts है जिसके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारा एप्लीकेशन को बूट स्ट्रैप करता है और बताता है कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो कौन-सा होगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा ऐप है, इसको इसने यहाँ पे कॉल किया हुआ है और एक दूसरा जो ऑप्शन है ये है हमारा ऐप कॉन्फ़िग, जो कि इसके अंदर ऐप से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे ऐड की गई है। तो ये 2 फाइल को ये यहाँ से कॉल कर रहा है और एंगुलर से क्या कर रहा है कि ये कॉल इंपोर्ट कर रहा है इसको बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन को और यहाँ पे एज ए फंक्शन कॉल करके उसके अंदर इन दोनों को पास कर रहा है और उसके साथ एक कैच मेथड ऐड कर रहा है। कैच का काम ये है कि अगर कोई एरर है, एप्लीकेशन अगर चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई एरर आए तो एरर को प्रिंट करना कहाँ पे, कंसोल के अंदर में। तो इसका ये काम है बेसिकली। और बाकी ये जो 2 फाइल है, एक ऐप वाली फाइल ये हमारा मेन कंपोनेंट है और ये है एक ऐप कॉन्फ़िगरेशन। तो आप अगर ऐप फ़ोल्डर के अंदर में जाओगे तो इसके अंदर फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो कि app.ts फाइल मिलेगी और एक ये टेस्टिंग की फाइल है ऐप की और एक बाय डिफ़ॉल्ट राउटर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, तो ये हमें इंस्टॉल नहीं करना होता। तो ये एक राउटर की फाइल है। राउटर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि ये लिंक्स के लिए काम होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जब जाना है तो हम वहाँ पे राउटर क्रिएट करते हैं ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकें, यानी कि एक लिंक से दूसरे लिंक पे क्लिक करके जा सकें। तो ये हमारा राउटर होता है। उसके अलावा ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में देख सकते हैं कि इसके अंदर में एक वेरिएबल बनाया गया है जिसको एक्सपोर्ट किया गया है ऐप कॉन्फ़िग नाम से। इसके अंदर में ऐप कॉन्फ़िग को इंपोर्ट किया गया है एंगुलर का जो पैकेज है यानी कि एंगुलर कोर से। और उसके बाद में क्या किया गया है कि यहाँ पे प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। ये प्रोवाइडर जो है ये आ रहा है कहाँ से, एंगुलर राउटर से। और उसके बाद में इस प्रोवाइडर के अंदर में हम प्रोवाइडर नाम का एक यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। इसके अंदर में एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। इस एरे के अंदर में जो हमारा राउट प्रोवाइडर है वो यूज़ करके और जो हमने राउट फाइल क्रिएट की हुई है, यानी कि यहाँ पे जो राउट फाइल है हमारा, यहाँ से राउट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी राउट्स होंगे वहाँ पे दिख जाएंगे। तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर में कॉल कर रहे हैं। तो जो राउटर वगैरह है ये सब बेसिकली आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो CLI है ये अपने आप क्रिएट करके देता है और ये सब वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये सब आपको करना नहीं होगा। आपको बेसिकली क्या करना है कि जो कुछ भी सीखना है वो अंदर की चीज़ें हैं, फंक्शनैलिटी वगैरह ये सब एक प्रोजेक्ट में एक ही बार यूज़ होता है। तो इस पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। एंगुलर जो है वो बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड है। तो इसके अंदर में फर्स्ट जो है वो एक कंपोनेंट जो है वो होता ही होता है और इस कंपोनेंट के अंदर में जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको यहाँ पे कॉल किया जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट का काम क्या है कि ये फर्स्ट टाइम पे लोड होगा और इसके अंदर में जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनको ये लोड करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। इसके अंदर में कंपोनेंट्स एक्चुअली कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें जब हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। बिल्कुल अभी आप सिंपल समझ लो कि ये एंगुलर है, ये मेन कंपोनेंट है और इसके साथ में यहाँ पे जो HTML कॉल हो रहा है और जो CSS कॉल हो रहा है वो ये दोनों हैं चीज़ें यहाँ पे कॉल हो रही है। और यहाँ पे एक सिलेक्टर है। सिलेक्टर बेसिकली ये कस्टम HTML टैग की तरह होता है जिसको हम क्या करते हैं कि जो टाइप स्क्रिप्ट फाइल है हमारा उसके अंदर में एज ए सिलेक्टर यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं और इसको HTML फाइल के अंदर में
इसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे सॉरी, तो ये हमारा कंपोनेंट है, तो इसमें तो नहीं दिखेगा आपको। ये जो है ये आपको दिखेगा मेन जो हमारा इंडेक्स जो HTML है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप रूट। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉल किया जाता है। बाकी आप बिना इसको क्लोजिंग किए हुए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा इसी के अंदर में। बट जो फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है मेन वाला, यानी कि ऐप रूट वाला जो होता है, उसको हम इसी तरीके यूज़ करते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और जो फेव आइकन था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट HTML है जो लोड होता है और यहाँ पे देखता है कि ये कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, फिर ये उस कंपोनेंट के अंदर में जाता है। तो वो कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिलता है, और ये कंपोनेंट आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें, अब जैसे ये कुछ चीज़ें हैं मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे कि ये टेस्टिंग की फाइल है, इसका हमें काम है नहीं, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ऐप कॉन्फ़िग फाइल जो है ये हमें रखना होगा, तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। टेस्टिंग की फाइल हमने हटा दी, तो अभी हमारे पास ये चीज़ें बच गई। ठीक है, अगर अब मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिख रहा है कैसा, ये अगर आपको दिखा दूँ, तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ से आपको एक CLI ओपन करना है, यानी कि टर्मिनल में जाना है। ये जो 3 डॉट्स होता है इसके अंदर टर्मिनल के अंदर न्यू टर्मिनल पे जाना है, और न्यू टर्मिनल के अंदर में आपको क्या करना है कि यहाँ से गिट बैश ओपन कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा CLI होता है वो काम नहीं करता है, एरर आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर कुछ एरर आए तो आप क्या करना कि जो गिट का जो CLI होता है वो अपने सिस्टम पे ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, इससे कि आपका एरर जो है वो नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका ये वाला जो CLI है, इसको आप चाहो तो क्लोज़ कर दो, क्योंकि इसका कोई काम आपके पास अब है नहीं। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि हमें ng सर्व लिखना है। जैसे ng सर्व लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि जो फाइल है उसको पहले कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद में एक हमें पोर्ट देगा, यानी कि एक URL देगा। उस URL को जब हम ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो वहाँ पे इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हो आप लोकल होस्ट 4200 यहाँ पे लिख करके दे रहा है। अगर हम इस URL को ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट 4200 लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और जो डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं, अगर आप कोड के अंदर में आप जाओगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये जो स्टाइल टैग है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको होम पेज लिख करके आ रहा है। बाकी की चीज़ें हमने क्लीन कर दी। तो ये था हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं, और फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन-कौन से फ़ोल्डर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, और उस कंपोनेंट को कैसे इस कंपोनेंट के अंदर में क्रिएट करते हैं, और एक कंपोनेंट के अंदर में क्या-क्या चीज़ें हैं, और जो नए कंपोनेंट क्रिएट करने के तरीके हैं उसमें ऐसा नया चीज़ क्या है वो मैं आपको समझाऊँगा, और कंपोनेंट को पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। और ये जो राउटर जो यहाँ पे लिख करके आ रहा है इसको अभी आपको इग्नोर करना है, इसका कोई यूज़ अभी वैसे है नहीं, बट इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। अभी मैं इसको इसलिए नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में हमें राउटर पढ़ना है, तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ करेंगे।
इसलिए फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर कोई भी एंगुलर से रिलेटेड कोई भी फ़ीचर ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको जानना चाहिए, जो शायद मुझे मैं इसमें मेंशन, वैसे तो मैं सारी फ़ीचर कोशिश करूँगा कवर करने का, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई फ़ीचर है ऐसा जो छूट रहा है या आपको जानना है, तो कमेंट में उस फ़ीचर के बारे में ज़रूर आप लिखें, ताकि जैसे-जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, मैं इस सीरीज़ के अंदर में उस फ़ीचर को इंक्लूड करके और उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा।